हरकत पर पैनी नजर, चप्पे चप्पे पर चौकस निगाहें, हाथ में बंदूक, इरादे मजबूत। आगे आने वाली हर तस्वीर को गौर से देखते रहिएगा। वीडियो के एक एक हिस्से पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि 65 सेकंड का यह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे इशारा मिलते ही बहादुर कर देते हैं दुश्मन का काम तमाम। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक, नापाक नक्सलियों से लेकर देश के दुश्मनों तक आपने बारूदी लड़ाई देखी होगी। भारत पर काली नजर रखने वालों को ढेर होते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आतंक का अंत करने वाले ये बहादुर तैयार कैसे होते हैं? इन फौलादी बाजुओं को कैसे मेहनत की भट्टी में तपाया जाता है? आज आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही मोर्चे पर जहां बारूदी खतरे से जवान ले रहे हैं लोहा। न्यूज नेशन के कैमरे के जरिए आप देखेंगे और समझेंगे क्यों देश पर मर मिटने की सौगंध लेकर वर्दी पहनने वाले जवान से दुश्मन रहता है सावधान। ये सब और आतंक के खिलाफ नए हिंदुस्तान के युद्ध घोष से रूबरू होने के लिए देखते रहिए धर्म रक्षक। धर्म रक्षक जो देश को आतंक से सुरक्षित रखने के लिए खुद को खतरों की कसौटी पर तोल रहे हैं। मणिपुर के घने जंगलों में भारत और जापान के बीच शूरवीरों ने आतंक से निपटने के लिए अपने अपने हथियार, अपनी रणनीति और तजुर्बे को साझा किया। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया धर्म। मणिपुर के वेलिंगटन में सेना का काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल, यही थी वो जगह जहां भारत और जापान के शूरवीरों ने अपनी सरजमीन से आतंक को जड़ से मिटाने की शपथ ली और आतंक से दो हाथ करने के लिए अपनी ताकत और मादे को बारूदी कसौटी पर परखा। भारत और जापान की सेनाओं के बीच हुए इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया धर्मा गार्जियन, यानी धर्म के रक्षक। आतंकवाद से निपटने के लिए दो शक्तियों का युद्धाभ्यास बताने के लिए काफी है कि आज आतंकवाद इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा जहर बन चुका है और इस नासूर से निपटने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां हाथ मिला रही हैं। इस सैन्य अभ्यास में जापान की सेना से 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवानों ने हिस्सा लिया, तो हिंदुस्तानी दमखम दिखाने के लिए मौजूद रहे डोगरा रेजिमेंट के जवान। आतंकवाद से निपटना आसान नहीं, ये एक छोटी जंग जैसा होता है जो कई हिस्सों में कई किरदारों तक फैली होती है। सबसे बड़ी मुश्किल ये कि आतंकवादी को एक ही बार जीतना होता है और देश के रक्षकों को बार बार। आतंकवाद की न वर्दी होती है न कोई ठिकाना, इसलिए आतंक को उसके बिल में घुसकर मारना होता है और इसी का अभ्यास जंगल वॉरफेयर स्कूल में किया गया। इन तस्वीरों में एक सिचुएशन रखी गई। सिचुएशन में दो आतंकी एक घर के अंदर छिपे दिखाई गए। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही जवानों की एक यूनिट तैयार होती है। हथियारबंद जवान टारगेट यानी कि घर की तरफ बढ़ते हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह बनाए हुए जवान घर के अंदर घुसते हैं और घुसते ही पहले आतंकी से आमना सामना होता है। एक आतंकी पकड़ में था, लेकिन दूसरा अभी घर के अंदर छिपा हुआ था। जवान घर की तलाशी लेते हुए घर को सैनिटाइज भी करते हैं। कई बार आतंकी भागने के लिए विस्फोटक या छोटे IED लगा देते हैं। एक तरफ जवानों की बंदूक निशाने को तलाशती है तो दूसरा गुट कमरे में हथियार और विस्फोटक ढूंढता है। एक एक कर हर विस्फोटक को बरामद किया जाता है। इसी तरह अटैक यूनिट को दूसरा आतंकी मिलता है और फौरन इस आतंकी को भी दबोच लिया जाता है। मिशन कामयाब होता है और जवान आतंकियों को गिरफ्त में लेकर निकल पड़ते हैं। इस सैन्य अभ्यास में आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर दो हाथ करने की हर तकनीक, हर रणनीति से जवानों को रूबरू कराया गया। जवानों के इस क्रैश कोर्स में आतंकवाद पर थ्योरी कोर्स था, स्थानीय आबादी और भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए क्रैश कोर्स था और सबसे जरूरी मैदान पर आतंकियों से दो हाथ करने के लिए प्रैक्टिकल कोर्स भी था। तकरीबन 12 दिन तक चले इस सैन्य अभ्यास में जापानी फौज को भारतीय जवानों से काफी कुछ सीखने को मिला। भारतीय जवान लंबे अरसे से आतंकवाद से दो हाथ कर रहे हैं। आतंकियों की रग रग से वो वाकिफ है। कश्मीर और पूर्वोत्तर में भारतीय जवानों की कामयाबी, आतंकवाद का सिर भारत ने कई मौकों पर कुचला है और देश के दुश्मनों के सहार का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। टीम न्यूज नेशन। भारत और जापान के बीच हुए इस युद्धाभ्यास का मकसद था जवानों को आतंकवादी रोधी रणनीति और जंगल वॉरफेयर से रूबरू कराना। ये दोनों वो चुनौतियां हैं जिनका सामना जवान कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में आए दिन करते हैं। पुलवामा से लेकर दंतेवाड़ा तक
शोपियां से लेकर सुकमा तक, चाहे आतंकवादी हो या नक्सली, जब जब जवान देश के इन दुश्मनों से लोहा लेने उतरते हैं तो उन्हें कई मौकों पर घने जंगलों के बीच बारूदी चुनौती से दो हाथ करने होते हैं। जंगलों में दुश्मन को निस्तेनाबूद करने की इस रणनीति को कहते हैं जंगल वॉरफेयर। इस रणनीति का अभ्यास मणिपुर के जंगल वॉरफेयर स्कूल में भारत और जापान के जवानों ने किया। ये हालात किस तरह के होते हैं, इसे समझने के लिए एक नजर डालनी होगी कश्मीर पर। कश्मीर में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आतंकी जंगलों में छिप जाते हैं या फिर जंगलों से निकलकर हमला कर वापस जंगल में गुम हो जाते हैं। ऐसे में आतंक का सिर कुचलने के लिए देश के ये शूरवीर जंगलों में उतरते हैं। कश्मीर के जंगल ऊंची नीची पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। ऐसी भौगोलिक स्थितियों में बड़े गुट में टारगेट पर अटैक मुश्किल होता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर आतंकियों को घेरा जाता है। इसी का अभ्यास जवानों ने मणिपुर में किया। ऊंची नीचे पहाड़ी इलाकों, पगडंडियों पर किस तरह पोजीशन बनाई जाती है, कैसे टारगेट को घेरा जाता है और किस तरह सटीक कोऑर्डिनेशन अटैक को अंजाम दिया जाता है। ऐसी भौगोलिक स्थितियों में कई बार टारगेट तक पहुंचने के रास्ते भी नहीं होते। जवानों को हवाई रास्तों से एयर ड्रॉप करना होता है। तेजी से जमीन पर उतरने और कदम नीचे पड़ते ही अटैक के लिए तैयार होने की ट्रेनिंग भी जवानों ने इस सैन्य अभ्यास में की। कश्मीर ने भारत को आतंक की अलग अलग चुनौतियों से रूबरू करवाया है। एक दौर ऐसा भी था जब तकरीबन रोजाना घाटी से खून खराबे की खबरें आती थी। कश्मीर जंगल वॉरफेयर की तरह अर्बन वॉरफेयर का भी उदाहरण है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अर्बन वॉरफेयर यानी रिहायशी इलाकों में तेजी से टारगेट को खत्म करना। अर्बन वॉरफेयर की कुछ चुनौतियां होती हैं। जवानों को मूवमेंट के लिए बहुत कम जगह मिलती है। टारगेट आबादी के बीच छिपे होते हैं। लोगों की जिंदगी बचाने की दोहरी चुनौती होती है। अपनी और आतंकियों की दोनों की फायरिंग में आम लोगों को बचाना होता है। जिस तरीके से हिंदुस्तान और जापान के बीच में हम कहेंगे कि नेवल एक्सरसाइजेस मालाबार में शुरू हुए 2015 के बाद, और अब 2018 के बाद हिंदुस्तान या आर्मी और जापान के जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है, प्लेटून लेवल की एक्सरसाइजेस होती है, छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को अपने जो हम कहेंगे एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करते हैं, जॉइंट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। किस तरीके से पूरी दुनिया भर में एक आतंक का जोर पड़ा है, उसको कैसे निपटा जाए। इसी अर्बन वॉरफेयर से निपटने का अभ्यास भी भारतीय और जापानी जवानों ने किया। ऐसे हालात में टारगेट तक पहुंचने के एंट्री पॉइंट छोटे होते हैं, यानी कोई बड़ा हमला सीधे नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जवान छोटी सकरी गलियों से होते हुए छोटे दरवाजे से रास्ता बनाते हुए इमारतों के अंदर दाखिल होते हैं और फिर कंट्रोल्ड फायर पावर से टारगेट को निस्तेनाबूद करते हैं। अर्बन वॉरफेयर का सामना अमेरिका और रूस जैसी ताकतों ने भी किया है। इराक और सीरिया में जब अमेरिकी फौज उतरी तो उन्हें तंग गलियों के बीच आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे ही हालात का सामना रूस ने भी किया था जब ग्रोजनी में चेचेन उग्रवादियों के सामने रूस की फौज उतरी थी। यही वजह है कि आज दुनिया की हर बड़ी ताकत, हर बड़ी सेना अर्बन वॉरफेयर पर अपनी तलवारों की धार तेज कर रही है। आतंक से दो हाथ करना और कामयाबी के साथ आतंक के जहर को खत्म करना, यही था मणिपुर में महायोद्धाओं के ताल ठोकने का मकसद। टीम न्यूज़ नेशन। जापान के साथ मणिपुर के जंगलों में अगर ये ज्वाइंट युद्धाभ्यास किया गया तो बीकानेर के मरुस्थल में भारत और फ्रांस आतंक से दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। बीकानेर में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति जारी है। शक्ति नाम का ये सैन्य अभ्यास साल 2011 से लगातार होता है। इस साल हुए अभ्यास की धुरी थी आतंक से दो हाथ करना। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जब भारत और फ्रांस के झंडे बुलंद हुए तो आतंकवाद के खिलाफ नई मोर्चाबंदी का आगाज हुआ और इस साझेदारी का नाम दिया गया शक्ति 2019। शक्ति 2019 नाम के इस सैन्य अभ्यास में भारत और फ्रांस की सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। भारत की तरफ से सप्त शक्ति कमांड की सिख रेजिमेंट के जवान मौजूद हैं, तो फ्रांस की तरफ से मौजूद हैं 21 मैरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट के बहादुर। इस एक्सरसाइज में हर किस्म के काउंटर टेरर ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास में मुश्किल हालात में जवानों का दमखम साबित करना, हर किस्म की काउंटर टेरर ड्रिल और दोनों सेनाओं की आतंक रोधी रणनीति को साझा करना शामिल है।
फ्रांस और भारत के बीच हो रही इस एक्सरसाइज में सबकी निगाह टिकी हुई है 36 घंटे की एंटी टेरर ड्रिल पर। इस ड्रिल में किसी छोटे कस्बे या गांव में घनी आबादी के बीच छिपे आतंकवादियों को ढूंढने और हिट करने का टास्क जवानों को दिया जाएगा। इस किस्म के टास्क का एक ही मकसद है, होस्टेज सिचुएशन से निपटना। होस्टेज सिचुएशन यानी वो हालात जिसमें आतंकी आबादी भरे इलाकों में घुस जाते हैं और लोगों को बंधक बना लेते हैं। ऐसे हालात में किस तरह बंधकों को बचाया जाए और आतंकियों का काम तमाम किया जाए, यही है इस ड्रिल का मकसद। फ्रांस उन चुनिंदा पश्चिमी देशों में से एक है जो पिछले 5 साल के अंदर आतंक के निशाने पर आया है। जब सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट ने सिर उठाना शुरू किया तो आतंक की इस आग की लपटें फ्रांस तक पहुंची थीं। साल 2015 से साल 2017 के बीच फ्रांस ने कई बड़े आतंकी हमले देखे। पेरिस में इस्लामिक स्टेट की स्लीपर सेल ने बड़ा हमला किया। शार्ली एब्डो के दफ्तर पर कट्टरपंथियों ने खूनी अटैक किया। नीस तक को इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले ने दहला दिया था। इन हमलों के बाद से फ्रांस समेत पश्चिमी देशों ने काउंटर टेरर रणनीति को धार देनी शुरू की। आतंक रोधी अभियान को सैनिक कैटेगरी में शामिल किया गया। जानकारों के मुताबिक लगातार ऐसे अभ्यास जवानों को आतंकवाद से निपटने का तजुर्बा देते हैं, जो मैदान जंग में जवानों के लिए फायदेमंद साबित होता है। भारत ने आतंकवाद का दंश दशकों से झेला है और अब नया हिंदुस्तान आतंक का काल बन चुका है। यही वजह है, चाहे जापान हो या फ्रांस, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भारत के आतंक रोधी मॉडल को मिसाल मानती हैं। टीम न्यूज नेशन। भारत ने आतंक के दंश को दशकों तक सहा और अब भारत आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। ऐसा जवाब जो जब दिया गया तो आतंक के सौदागर भी बिलों में छिपकर भारत ने दुनिया को बताया कि चाहे आतंक हो या फिर आतंक को श्रेय देने वाली ताकत है, जब तक आतंक पर सख्त प्रहार नहीं होगा तब तक आतंक को खत्म नहीं किया जा सकता। ये था आतंक को भारत का वो पहला करारा जवाब जिसने आतंकियों और पाकिस्तान को ये समझाया कि नया हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और घर में घुसकर मारेगा भी। सर्जिकल स्ट्राइक की इस बारूदी कहानी का आगाज हुआ सितंबर 2016 में। उरी में आतंकियों ने देश के जवानों पर कायराना हमला कर दिया था। जब जवान नींद में थे तब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया था और इस हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। उरी हमले के बाद देश गुस्से में उबल रहा था और आतंक की इस कायराना हरकत को जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया गया। 4 पैरा और 9 पैरा के कमांडो पुंछ और कुपवाड़ा से होते हुए आगे बढ़े और एलओसी पर आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सालों बाद ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी फौज ने टेरर कैंप्स को पीछे हटा दिया। तकरीबन 2.5 साल बाद एक बार आतंक ने अपना नापाक सिर उठाया और इस बार निशाना बना कश्मीर का पुलवामा, जहां सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकियों ने फिदायीन हमला किया। पाकिस्तान को इस हरकत का भी जवाब देना जरूरी था और जवाब दिया भी गया बारूदी धमाके के साथ। पुलवामा के शहीदों की 13वीं पर भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने सरहद पार की। रातों रात पाकिस्तानी सुरक्षा चक्र को तार तार कर दिया और बालाकोट के जाबा टॉप में बने जैश के कैंप को तबाह कर दिया गया। इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला गया। अगली सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने बम बरसाने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य के आगे पाकिस्तानी घुटने टेकने को मजबूर हो गए। एलओसी और एलओसी पार तो आतंक परस्तों को तबाह किया ही गया, साथ ही कश्मीर में भी आतंकियों का सिर लगातार कुचला गया। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इन 5 सालों में घाटी के अंदर 1100 से ज्यादा आतंकी भारतीय सेना के जवानों द्वारा ढेर किए जा चुके हैं। इन अभियानों के चलते हिजबुल का कैडर बुरी तरह टूट चुका है। वहीं जैश और लश्कर के भी बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं। आतंक टूटा तो साथ ही साथ आतंकवाद को भी समर्थन देते पत्थरबाज और अलगाववादियों की भी शामत आई। आज घाटी में आतंक परस्ती करने वाला हर अलगाववादी कानून की अदालत में खड़ा है।
पत्थरबाज अपने बिलों से निकलने की जुर्रत नहीं करते। कश्मीर में जैसे जैसे आतंक ने अपनी शक्ल बदली, तो जवान भी नई रणनीति के साथ उतरे। आतंक को मिटाना है तो आतंक की जड़ पर प्रहार करो, और यही मोदी सरकार ने किया। टीम न्यूज़ नेशन। जब जब आतंक का जिक्र आता है तो दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को मिसाल मानती हैं। वजह है भारतीय सैन्य बलों का वो मैकेनिज्म जिसने वक्त के साथ आतंक के खिलाफ नई रणनीतियां बनाई, नए फ्रंट खड़े किए। नए भारत ने दुनिया के सामने जाहिर किया कि हर दिन, हर पल भी आतंक से लड़ा जा सकता है और आतंक का सर कुचला जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी भारत के आतंकरोधी फोर्स में से एक है। एनएसजी ने आतंक के खिलाफ जो मुकाम हासिल किए हैं, उनके चलते एनएसजी का नाम दुनिया की सबसे घातक और अचूक एनकाउंटर टेरर एजेंसी में शामिल हो गया है। अक्षरधाम हमले से लेकर मुंबई अटैक तक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने हर मोर्चे पर आतंक के खिलाफ अपने दमखम को साबित किया है। पठानकोट अटैक से लेकर कश्मीर में चुनिंदा ऑपरेशंस के दौरान एनएसजी ने अपना दमखम साबित किया। एनएसजी में शामिल होना शायद वर्दी पहनने वाले हर बहादुर का सपना होता है, लेकिन इन कमांडो का तमगा हासिल करना आसान नहीं। एनएसजी की ट्रेनिंग के दौरान ड्रॉप आउट रेट 90% रहता है, यानी ट्रेनिंग के लिए आने वाले जवानों में से सिर्फ 10% ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का हिस्सा बनते हैं। भारतीय सेना की इलीट यूनिट कहे जाने वाले पैराट्रूपर्स या यूं कहें कि पैरा कमांडो आज आतंक से लोहा लेने में आगे हैं। जब उरी का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो आतंक पर इस बारूदी सर्जिकल स्ट्राइक को पैरा कमांडोज ने ही अंजाम दिया था। जब चंदेल में NSCN-IM के आतंकियों ने असम राइफल्स के जवानों को निशाना बनाया, तो उनको कब्र तक इन्हीं पैरा कमांडोज ने पहुंचाया। भारत म्यांमार सीमा पर ये आतंकी छिपे हुए थे और पैरा कमांडोज की यूनिट ने बॉर्डर पर बड़े एक्शन को अंजाम देते हुए आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। 1971 की जंग में पहली बार दुनिया ने इन पैरा कमांडोज का दमखम देखा था। ढाका और चारचाओं में इन पैरा कमांडोज ने घातक रेड की थी। नतीजा हुआ था कि चारचाओं में पाकिस्तान की एक पूरी आर्टिलरी यूनिट तबाह हो गई थी और ढाका में पुगली ब्रिज भारतीय सेना के कब्जे में आ गया था। वक्त के साथ इन पैरा कमांडोज की जिम्मेदारी बढ़ती गई और आज कश्मीर में आतंक के खिलाफ भी ये पैरा कमांडोज डट कर खड़े हैं। राष्ट्रीय राइफल्स और मार्कोस कमांडो के साथ मिलकर घाटी में आतंकी नेटवर्क पर ये पैरा कमांडो प्रहार कर रहे हैं। घातक कमांडो भी आतंक से जंग के दौरान तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है। कश्मीर में तैनात हुए बटालियन में घातक कमांडो तैयार किए गए थे। ये अपनी यूनिट का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर छोटे और तेज कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। खासकर काउंटर टेरर ऑपरेशंस में ये घातक कमांडो यूनिट काफी कारगर साबित हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडोज की मदद ऐसे ही घातक कमांडोज ने की थी। जैसे ये दो देशों के बीच में हम लोगों के हिंदुस्तान और फ्रांस, हिंदुस्तान और जापान काफ़ी एक्सरसाइजेस होते हैं और अभी कल ही एक्सरसाइज शुरू हुए फ्रांस के साथ बीकानेर में महाजन रेंजेस के ऊपर। जो उनकी मरीन इन्फेंट्री आई है, अपने सिख इन्फेंट्री भाग लेगी। तो ये जो दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध हैं और पिछले साल ही एक स्ट्रैटेजिक समझौता भी हुआ है। भारत ने आतंक को हर मोड़ पर, हर कदम पर चुनौती दी है। जैसे जैसे आतंक ने शक्ल और साजिशें बदली, तो साथ ही भारतीय जवानों ने अपनी रणनीतियां भी। इसी का नतीजा है कि आज कश्मीर जैसे हिस्से से आतंक का तकरीबन सफाया हो चुका है और आतंक का जो जहर बचा है, वो भी इन बहादुरों की संगीनों के निशाने पर जल्द आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जब बात आतंक से लड़ने की होती है, आतंक के खात्मे की होती है, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान का लोहा इसलिए भी मानती है क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने आतंक के दंश को दिन रात जिया है, अलग अलग राज्यों में जिया है। आतंकी हमलों के दंश को हमने हर पल महसूस किया है और इसी लंबी लड़ाई से लड़ते हुए हमारी धार जो है वो इतनी तेज हो गई है कि अब दुनिया भर के विकसित देश भी हमारे कमांडोज, हमारी खास फोर्सेस जो खासतौर से टेररिज्म से लड़ने के लिए हमने तैयार की हैं, उनके साथ सैन्य अभ्यास करने के लिए आती हैं। दरअसल धर्म रक्षक जिस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि अगर हमारी सेना को खुला हाथ मिला है तो उसके पीछे मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति को मोदी सरकार ने जाहिर किया, अमल में लाकर दिखाया। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने जब जब जो कहा उसे पूरा करके दिखाया और पड़ोसी मुल्कों को कह दिया कि तुम आतंकी भेजोगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ
दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। आतंकवाद का खात्मा ये मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा ऊपर रहा। 2014 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से कहा था कि आतंक को किसी भी सूरत, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मोदी ने जो कहा उसे 100% पूरा करके दिखाया। सरहद पार पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक देश के खिलाफ हर नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जानकार भी मानते हैं कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति जहां होती है, वहां आतंक या कोई और समस्या ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। मोदी सरकार की इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते सुरक्षा बलों के अंदर हौसला बढ़ा और देश के दुश्मन आतंकी चुन चुन कर मारे गए। मोदी सरकार ने कूटनीतिक तौर पर भी आतंक के खिलाफ लामबंदी की। हर मोर्चे, हर मंच से पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को बेनकाब किया। इसी का नतीजा हुआ कि जैश सरगना मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। FATF के मंच पर पाकिस्तान को घेरा गया। डी कंपनी की बुनियाद हिल गई। देखिए, जिस तरीके से अपने प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में एक बात को तो सब साबित कर दिया कि आतंकवाद जो है एक बहुत बुरी चीज़ है, उसके साथ हम सब ने मिल करके लड़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है दुनिया भर में बगैर पाकिस्तान का नाम लिए कि आतंक का जो सौदागर है, जो मूल जड़ है, वो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। तो लोगों को पूरे दुनिया भर में इस बात का एहसास हो गया है। इन सभी कदमों में सबसे ज्यादा असर हुआ पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग का। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा, लेकिन सिर्फ 4 महीने की डेडलाइन दी, और अगर फरवरी 2020 तक पाकिस्तान खुद को पाक साफ नहीं साबित कर पाया, जिसकी उम्मीद ना के बराबर है, तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, यानी पाकिस्तान का दिवालियापन तय हो जाएगा। यानी कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह घेरा जा चुका है। टेररिज्म which uses terrorism as an instrument of state policy, जब वो इस तरह की कार्रवाई करना शुरू करता है तो वाकई अपने प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से धीरे धीरे करके सब जगह जा करके इस बात को उनको बताने की कोशिश की है कि वाकई हम सब ने मिल करके आतंकवाद से लड़ना चाहिए, मुझे लगता है ज़रूर हम लोग इसमें सफल हुए हैं। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, पाकिस्तान आर्थिक स्थिति में बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो बिल्कुल ब्लैकलिस्ट होने के खतरे में है। मोदी सरकार ने न सिर्फ जमीन पर आतंक के खिलाफ कदम उठाए, बल्कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट भी किया। आज अमेरिका, इजराइल, जापान, फ्रांस, रूस, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ भारत आतंक पर सहयोग करता है। यानी पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ जो धड़ा खड़ा है, भारत उसका अहम हिस्सा बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।